आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ परिवर्तन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने अपने डेली लाइफ में हम लोग अपने डेली लाइफ में जो परिवर्तन देखते हैं उसका कुछ उदाहरण दिया है। जैसे मैंने कहा फलों का पकना या फलों का सड़ना, या दूध दूध का फटना, दूध का खट्टा होना भी कई जगह लिखता है, दूध से दही का निर्माण, भोजन का बासी होना, अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन मतलब अंगूर का पकना, उसके बाद लोहे में जंग लगना, चावल से भात का बनना, भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, पत्तियों का पीला होना, पेड़ का पत्ती पहले हरा होता है फिर पीला होकर सूख जाता है, या बीजों का अंकुरन, बीज अंकुर जाता है। तो इसमें हम देखते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में जितने परिवर्तन देखते हैं उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ, किसी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे पेज का, कागज का फटना, कागज को फाड़ देंगे या कपड़ा को फाड़ देंगे, पहले से जो था वही रहेगा, कागज है कागज रहेगा। छड़ी को तोड़ देंगे, छड़ी ही रहेगा। लोहा को गर्म कर देंगे, गर्म होकर लाल हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे ठंडा होकर जस के तस रहेगा। पानी को ठंडा करेंगे, बर्फ में बदल जाएगा। पानी को अगर हम जमा देते हैं तो बर्फ में बदल जाएगा, फिर छोड़ देंगे फिर पानी बन जाएगा। लेकिन जब कभी भी रासायनिक परिवर्तन होगी, जब कभी भी रासायनिक परिवर्तन होगी तो बिल्कुल नए पदार्थ का, एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। और जब नया पदार्थ का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका गुण जो होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वह पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, कच्चा फल जनरली खट्टा होता है। अगर हम आम का ही उदाहरण ले, कच्चा आम खट्टा होता है, रंग भी हरा होता है, लेकिन जैसे ही वह पक जाता है उसका रंग हो जाता है पीला और उसका टेस्ट हो जाता है मीठा। मतलब कच्चा आम और पका आम बिल्कुल अलग अलग चीज है। कच्चा आम ज्यादा हम नहीं खा सकते हैं, हानि करेगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन पका हुआ हम आम खाते हैं। वैसे ही पका हुआ आम फिर सड़ जाता है, तो सड़ा हुआ आम हम नहीं खा सकते। कोई भी फल सड़ जाए तो पका हुआ फल और सड़ा हुआ फल दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन हो गया, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ। कच्चा फल से रासायनिक परिवर्तन होके बना पका हुआ, कच्चा फल से बना पका हुआ फल, और पका हुआ फल से बना सड़ा हुआ, सड़ गया। वैसे ही दूध फट जाता है, दूध का हम चाय बनाते हैं, फटे हुए दूध का चाय नहीं बनता है, ठीक है। दूध, फटे हुए दूध में आप देखेंगे तो उससे, फटे हुए दूध से पनीर का निर्माण होता है। उसमें जो पनीर होता है वो एक साथ जमा हो जाता है, जबकि दूध में ऐसा नहीं होता है। फिर दूध से दही का निर्माण, दही खट्टा होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होती है। जबकि दूध दूध जो है वो हल्का मीठापन होता है, मीठापन लिए हुए रहता है। तो दूध और दही दो बिल्कुल अलग चीज है। दही एक इंटायरली डिफरेंट थिंग है, एक बिल्कुल नया पदार्थ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है वह रासायनिक परिवर्तन है, और जब कभी रासायनिक परिवर्तन होगी तो नए पदार्थ का निर्माण होगा, और नया पदार्थ का निर्माण होगा तो उसका गुण जो होगा वह पहले वाले पदार्थ के गुण धर्म से बिल्कुल ही विपरीत, बिल्कुल ही अलग होगा। विपरीत नहीं, बिल्कुल ही अलग होगा। वैसे ही अंगूर का किण्वन, कच्चा अंगूर जो होता है खट्टा होता है, पका हुआ अंगूर मीठा होता है। भोजन को हम लोग खाते हैं, खाना को हम लोग, भोजन को हम लोग खाते हैं, लेकिन जब वह भोजन बासी हो जाए तो उसको नहीं खाते हैं। अगर हम उसको खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, हम मर भी सकते हैं। वैसे ही हम देखते हैं लोहे में जंग लगना, यह एक रासायनिक, इसमें एक रासायनिक परिवर्तन, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन, चावल से भात का बनना, चावल हम नहीं खा सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा चावल भी आप हर रोज खाते हैं तो आपको जॉन्डिस हो जाएगा। लेकिन जब उसी चावल से भात का निर्माण होता है तो भात और दाल हर रोज हम लोग खाते हैं। तो भात से हमको, हमारा पेट भरता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन चावल अगर हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि भात जो है चावल से बिल्कुल अलग पदार्थ है। वैसे ही भोजन का पचना या फिर पत्तियों का पीला होकर सूख जाना, बीजों का अंकुरन, ये सब के सब रासायनिक परिवर्तन है। और जब कभी रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन होता ही है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा चैप्टर है,
के द्वारा। अब क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे, जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अगर हम बैलेंस कर ले, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, अब मैग्नीशियम 2 हो गया, तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जो पहले एक धातु था, एक तत्व था। ऑक्सीजन एक्चुअली में यहाँ पर गैस है तो यौगिक ही है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम से रासायनिक ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया किया, तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बिल्कुल नया पदार्थ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यह कैसा प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम गर्म किए, इसको हम उष्मा दिए, गर्म किए, हीट सप्लाई किए, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कली चूना भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूट कर दो नया पदार्थ दिया। तो चूंकि इस प्रक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है, इसलिए एक रासायनिक अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जब हम कार्बन को जलाते हैं, अगर वायु का पर्याप्त आपूर्ति है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, अपर्याप्त आपूर्ति है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीजन में जलकर एक नया पदार्थ बनाया है, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो इसका परिभाषा हम बोल सकते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। अब जब पदार्थ नया है तो गुणधर्म भी बिल्कुल अलग होगा। वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थों का एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होगा। यहाँ पर आपको हम कुछ बता दें कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, उसको कहते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होगा, तो जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोडक्ट। कुछ बुक में इसको प्रतिफल भी लिखा है। तो इसको हम क्या बोले? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, वह पदार्थ तत्व हो सकता है, वह पदार्थ यौगिक हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। इसमें अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जबकि उत्पाद इसमें दो है, कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अभिकारक है कार्बन और ऑक्सीजन, उत्पाद है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। उत्पाद हमेशा तीर चिन्ह के दाहिने तरफ होता है, राइट साइड में, और अभिकारक को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। अगर अभिकारक एक से ज्यादा है तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। उत्पाद भी अगर एक से ज्यादा है तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे अगर हम जिंक को अभिक्रिया करवाए H2SO4 से, तनु सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यह बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस
आपका होगा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ये जो अपर डायरेक्शन में एरो है ना, इसका मतलब है कि वो गैस है, ऊपर चला जाएगा। उसके जगह जी भी लिखा जा सकता है ब्रैकेट में। तो यहाँ पर दो नए पदार्थ का निर्माण हुआ। पहले से जिंक एक तत्व था और ये था सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ एक साल्ट बना जिंक सल्फेट, एक लवण बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ। वैसे ही एक और रिएक्शन हम देखते हैं, हम लेते हैं लेड नाइट्रेट। हम ले लेते हैं लेड नाइट्रेट का घोल PbNO3 का बिलियन ले लेते हैं, बिलियन है तो AQ प्लस इसमें हम इसके बिलियन में हम एक फ्लास्क में लेड नाइट्रेट को लेते हैं, उसमें हम मिला देते हैं पोटेशियम आयोडाइड का बिलियन। अब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो लेड के साथ आ जाएगा आयोडीन और नाइट्रेट के साथ, नाइट्रेट चला जाएगा पोटेशियम के साथ, तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, यह विलयन होगा, प्लस लेड आयोडाइड PbI2। लेड का वैलेंसी 2 है, तो आयोडीन के साथ ये सॉलिड है, ये अवक्षेप बनेगा, ठोस पदार्थ है, ये अवक्षेप है, वो भी पीला रंग का अवक्षेप। कहोगे अवक्षेप क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले ठोस पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाला ठोस पदार्थ जो विलयन से अलग हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाला ठोस पदार्थ जो विलयन से अलग हो जाता है, अवक्षेप कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेड नाइट्रेट जो है वह अभिक्रिया किया पोटेशियम आयोडाइड से, तो बना पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। अब सवाल है कि रासायनिक, आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा कि सब रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ जो परमाणु है या जो अणु है, जो परमाणु है उसका पुनर्योजन होता है। वह जो है यहाँ पर नाइट्रेट पहले लेड के साथ था, अब चला गया पोटेशियम के साथ, नाइट्रेट NO3। वैसे ही आयोडीन यहाँ पर पोटेशियम के साथ था, अब चला गया लेड के साथ। तो यहाँ पर परमाणुओं का पुनर्योजन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब बारी बारी से एनसीईआरटी का कुछ क्रियाकलाप हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्रियाकलाप आता है क्रियाकलाप 1.1 एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए सेम चीज मैं इंग्लिश में बना दूंगा, आपके लिए वो अब दोबारा से अपलोड कर दूंगा मैं। तो क्रियाकलाप एक्टिविटी 1.1 देखते हैं, क्रियाकलाप 1.1 इसमें करेंगे क्या? तो हम लोग मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे, का दहन लिख देते हैं, का दहन। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, परमाणु संख्या Mg, परमाणु संख्या 12 होता है। यह चांदी के जैसा एक सफेद, चांदी के जैसा दिखने वाला, सफेद रंग का चांदी के जैसा दिखने वाला एक धातु है। तो जब हम मैग्नीशियम को जब मैग्नीशियम का दहन करेंगे, कहने का मतलब है मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन मैग्नीशियम के दहन से पहले हम लोग क्या करेंगे? मैग्नीशियम का रिबन लेकर उसको रेगमाल से, मैग्नीशियम का रिबन लेकर उसको रेगमाल से साफ करेंगे। रेगमाल मतलब श्रेष्ठ कागज। जब हम लोहा पर पेंट करते हैं तो पहले उसको हम श्रेष्ठ कागज से साफ करते हैं ताकि उसके ऊपर जो जंग है ना वो हट जाए। वैसे ही जो ये मैग्नीशियम धातु है वह वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड का एक पतला परत बना लेता है, जिससे वह ऑक्सीजन से अच्छी तरह अभिक्रिया नहीं करेगा। इसलिए मैग्नीशियम के रिबन को हम जलाने से पहले रेगमाल से अच्छी तरह साफ कर लेंगे ताकि वो ऑक्सीजन से अच्छी तरह अभिक्रिया कर सके। या एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन से पहले उसको साफ क्यों करते हैं? उसका यही आंसर है कि वह अपने ऊपर मैग्नीशियम का रिबन वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, जिससे वह ऑक्सीजन से अच्छी तरह अभिक्रिया नहीं कर पाता है।
इसलिए उस ऑक्सीजन के परत को हटाने के लिए ही उसे रेगमाल से जलाने से पहले रेगमाल से साफ कर लेते हैं। इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, इसको हम जलाएंगे, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण, सफेद राख प्राप्त होगा, बिल्कुल व्हाइट। और यह ना चकाचौंध, मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे तो चकाचौंध रोशनी के साथ जलता है, चकाचौंध रोशनी के साथ, तो भी सफेद रोशनी या श्वेत रोशनी, सफेद रोशनी के साथ, श्वेत रोशनी के साथ, बहुत अधिक रोशनी होता है। कुछ देर तक आपका आंख से कुछ दिखेगा नहीं, बंद कमरा में इसको नहीं करना चाहिए, इतनी अधिक रोशनी होती है कि कुछ देर तक आपको आंख से कुछ दिखेगा ही नहीं। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो कुछ देर तक मुझे आंख से दिखाई नहीं था। इसके लिए अच्छा होगा कि हम एक चश्मा का यूज करें, धूप छाव चश्मा का यूज करें। तो चकाचौंध श्वेत रोशनी के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का इसको बैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण, सफेद पाउडर, सफेद राख, श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो यह एक धात्विक ऑक्साइड है, यह एक धात्विक ऑक्साइड है। और धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर है कि क्षारकीय है, बेसिक है, क्षारकीय है। क्षारकीय कहने का मतलब या तो कोई पदार्थ क्षारकीय होगा, या उदासीन होगा, या अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय है, जिसका 7 है वो उदासीन है, जिसका 7 से अधिक है वो क्षारकीय है। तो सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना, उसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। दो ऑक्साइड हम लोग को पढ़ना है, एक है एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक है जिंक ऑक्साइड, जो उभयधर्मी है, मतलब अम्ल के साथ क्षारक के जैसा व्यवहार करेगा, क्षारक के साथ अम्ल के जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। अब जब ये क्षारकीय है, इसको हम पानी में घोलेंगे, आंशिक रूप से घुलेगा, पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, और जल में घुलने वाले क्षारक को क्षार कहते हैं। तो जब इसको हम जल में घोल करके लाल लिटमस पर इसको डालेंगे तो लाल लिटमस को ही कर देगा नीला, क्योंकि क्षारक जो होता है ना, क्षारक जो क्षारक होता है, क्षारक वो लाल को करता है नीला, लाल को नीला। और जो अम्ल होता है, अम्ल देखो इसमें ल लगा हुआ है तो ल से लाल, तो ये क्या करेगा, नीला को करेगा लाल, नीला को कर देगा लाल। तो यह क्षारकीय है, इसकी प्रकृति क्षारकीय है। इसको जल में घोल के और इसमें डालेंगे हम लाल लिटमस पत्र, तो लाल लिटमस पत्र को कर देगा नीला। अम्ल जो होता है वो करता है लाल, अम्ल ल, तो ल से लाल, अम्ल करता है लाल तो क्षारक करेगा नीला। हम क्रियाकलाप 2 देखते हैं, 1.2 देखते हैं। क्रियाकलाप 1.2 में क्या है कि हम लेंगे, अभी हम लोग देखे हैं क्रियाकलाप 2 का, हम अभी एग्जाम्पल लिखे थे 1.2 एनसीईआरटी क्रियाकलाप 1.2। इसमें हम क्या करेंगे, एक फ्लास्क में हम लेंगे लेड नाइट्रेट PbNO3 के विलयन को, और इसमें हम मिला क्या देंगे, एक्वस सॉल्यूशन, एक्यू फॉर एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन के लिए एक्यू संकेत का यूज करते हैं। इसमें हम मिलाएंगे क्या, तो इसमें हम मिलाएंगे इसमें हम लोग मिलाएंगे पोटेशियम आयोडाइड का विलयन। अब यह बनेगा क्या, तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। होगा क्या कि जो आयोडीन है वो चला जाएगा लेड के साथ, और जो नाइट्रेट है पोटेशियम के साथ, तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, नाइट्रेट का वैलेंसी होता है -1। पोटेशियम धातु है तो +1, नाइट्रेट का हो जाएगा -1, मूलक है। तो इसको जब यहाँ जाएगा तो सूत्र होगा इसका KNO3, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका ये विलयन प्राप्त होगा, प्लस PbI2, ये ठोस होगा। ठीक है, ये अवक्षेप है, पीला रंग का अवक्षेप, पीला अवक्षेप। अवक्षेप मैंने अभी शायद बताया है ना, अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला ठोस पदार्थ जो विलयन से अलग हो जाता है, अवक्षेप कहलाता है। तो यहाँ पर यही है आपका क्रियाकलाप 1.2, लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को डालेंगे, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। आयोडीन 2 है, आयोडीन 1 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं तो आयोडीन 2 है तो आयोडीन 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम 1 है, 2 लगा दो।
अब यहाँ पर नाइट्रेट हो गया 2 और यहाँ पर पहले से नाइट्रेट 2 है, बैलेंस हो गया। तो यही आपका क्रियाकलाप 1.2 है। इसमें रंग चेंज होता है, देख लीजिए पीला रंग का, एक तो अवक्षेप का निर्माण हो रहा है और दूसरा रंग में परिवर्तन हो रहा है। अब आगे देखते हैं हम क्रियाकलाप 1.3। 1.3 में हम लोग करेंगे क्या कि धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। जैसे हम जिंक का जेडेन, जिंक का दानेदार जिंक लेते हैं, दानेदार जिंक के टुकड़ों को लेते हैं, मतलब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं, ये ठोस है। इसको हम डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, या इसको डालते हैं हम, इसकी अभिक्रिया कराते हैं अम्ल से, H2SO4। हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करती है, धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करती है, एक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के नीचे है वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है जब तक कि उसमें ऑक्सीकारक न डाला जाए। कुछ कंडीशन है, सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। तो धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वह क्या करेगा, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो बनेगा ZnCl2, और ये जो है ना विलयन में ही रहेगा। प्लस में हाइड्रोजन गैस H2, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बैलेंस नहीं है तो 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 लगा दे, हो गया। यहाँ बनेगा आपका Zn, जिंक सल्फेट, ZnSO4। जिंक का वैलेंसी 2 है, सल्फेट का -2 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये विलयन होगा। प्लस फिर से हाइड्रोजन, आप यहाँ जी भी लिख सकते हैं एरो ना दे करके, अपर डायरेक्शन में एरो देते हैं ना, इट मीन्स कि गैस है, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में देते हैं नीचे के तरफ तो अवक्षेप है। अब इसमें एक और चीज है, आप फ्लास्क को छू के देखेंगे ना, फ्लास्क में लिए तनु HCl, उसमें दानेदार जस्ते के टुकड़ा को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा, और आप फ्लास्क को छुएंगे ना तो फ्लास्क गर्म हो जाएगा, गर्म महसूस होगा, मतलब तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तो यह है आपका क्रियाकलाप 1.3। अब हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 1.3 के बाद हम लोग देखते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण को, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण को देखते हैं। मतलब रासायनिक कैसे हम जान लें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, किस आधार पे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो इसमें से कुछ चेंज होने वाला है, कोई एक या एक से अधिक हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो जाए। अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब है ठोस है तो द्रव हो जाए या गैस हो जाए, द्रव है तो ठोस हो जाए या गैस हो जाए, गैस है तो ठोस हो जाए या द्रव हो जाए। अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अभी हम लोग देखे थे पीले रंग का अवक्षेप का निर्माण हुआ था, रंग बदल गया था। रंग में परिवर्तन, या हो सकता है गैस का उत्सर्जन हो, गैस का उत्सर्जन या गैस का निकास, या हो सकता है तापमान में परिवर्तन, ताप बदल जाए, कम हो जाए या अधिक हो जाए, तापमान में परिवर्तन या हो सकता है अवक्षेप का निर्माण हो। इसमें से एक या अधिक आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि एनसीईआरटी में अवक्षेप का निर्माण नहीं दिया है। तो हो सकता है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठोस द्रव गैस आपस में एक्सचेंज हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, कलर चेंज होगा, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो ये कुछ पहचान है उसका।